बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर 6 की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर 6 में क्या करने वाले हैं, इससे पहले अगर मैं आपको छोटा सा पार्ट बताऊं, तो इससे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की बात कर रहे थे एंड देन उससे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात कर रहे थे। वो जो दोनों पार्ट था, तीनों पार्ट था, उससे पहले भी हमने डायमेंशंस के बारे में बात की। वो पूरा पार्ट डायमेंशन के ऊपर इसलिए है क्योंकि डायमेंशंस के जो एप्लीकेशंस है वो काफी मतलब ज्यादा हैं, या फिर हट के आप कह लो। ठीक है, अब इस वीडियो में हम सेम डायमेंशंस के यूजेस के बारे में बात करने वाले हैं कि और डायमेंशन आपके पास कहां कहां यूज होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज्यादा। तो अगला जो यूज है वो क्या है, ड्राइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। यानी अब आपको कोई भी इक्वेशन बनाना है तो आप डायमेंशन का यूज करके कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी चीज दे रखी है कि हाँ ये चीज इस पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करती है, और आपको अगर डायमेंशन का यूज करके उसका फॉर्मूला बनाना है, इक्वेशन बनाना है, रिलेशन डिफाइन करना है किसी फिजिकल क्वांटिटीज का, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये होता कैसे है, कैसे कैसे क्या करना है, वो अब मैं आपको एक क्वेश्चन से समझा रहा हूं। जो भी अभी आप 2-3 वीडियो देख रहे होंगे उसमें कंटिन्यू हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं, क्वेश्चन ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई क्वेश्चन? क्योंकि आप डायमेंशन के यूजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब हम यूजेस की बात करते हैं ना, तो बेसिकली उसके क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। आप ऐसे टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे करा ही रहा हूँ क्वेश्चंस, आप इसके अलावा और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्स एफ ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन, यानी जो फोर्स एफ है किसी भी पार्टिकल का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। पहला आपके पास क्या है, मास एम ऑफ अ पार्टिकल, यानी जो भी पार्टिकल है उसका मास एम है। एक्सलेरेशन ए ऑफ अ पार्टिकल, यानी जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी एक्सलेरेशन आपके पास क्या है, ए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इस पूरे स्टेटमेंट से अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूं तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो फोर्स है वो पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या है, मास। ठीक है, दूसरा जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सलेरेशन यानी ए। ठीक है, फिर जब भी आपको इस स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना है, हमेशा आपको क्या करना है, जो भी रिलेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लगाओगे हमेशा उसकी कुछ पावर लिखनी, और पावर एक्स से स्टार्ट करोगे, देन इसकी पावर क्या हो जाएगी, वाई। एक की पावर एक्स लिख दो, एक की पावर वाई लिख दो, अगर एक और होता तो उसकी पावर हम क्या लिख देते, जेड। ठीक है, अब इससे देन अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं कि भाई ये इसके भी प्रोपोर्शनल है, इसके भी प्रोपोर्शनल है, यानी मैं यहां पे क्या सकता हूं कि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम की पावर एक्स के। ठीक है, और ए की पावर वाई के, इन दोनों की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको ये भी पता है कि जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं जिसको आप हमेशा यूजुअली क्या कहते हो, हाँ भाई वो कांस्टेंट क्या है, के। ठीक है, देन आपके पास क्या होगा, एम की पावर एक्स ए की पावर वाई, एम की पावर एक्स ए की पावर वाई। ठीक है, अब फॉर्मूला कैसे बनाए भाई, ध्यान से देखना। आखिर डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कैसे करते हैं वो इसके बाद, इतना आपको आया समझ में। ठीक है, कि भाई जो जिस चीज पे डिपेंड होगा उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखो, जब दोनों के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये कहाँ गया, ये एक सेकेंड। ठीक है, जब दोनों के प्रोपोर्शनल होगा इसका मतलब एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम की पावर एक्स ए की पावर वाई। जब आप प्रोपोर्शनल हटाओगे क्या लगाओगे, के। इतना है समझ में। ठीक है, आगे अब आपको क्या करना है, जो पहले तो जो लिखा है पहले उसको एक बार वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ कि एम की पावर एक्स ए की पावर वाई। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इस
लेफ्ट हैंड साइड जो भी चीज दे रखी है पहले उसका आप डायमेंशन बताओ कि हाँ भाई इसका डायमेंशन क्या हो। तो अगर मैं आपसे फोर्स का डायमेंशन पूछूं तो बिल्कुल अब आपको याद होना चाहिए, जब आपने 5-6 लेक्चर कर लिया तो उस हिसाब से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई होगी कि आप फोर्स का जो डायमेंशन है वो डायरेक्ट बताओ। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, m1 l1 t की पावर -2 इज इक्वल टू, अब k तो ये कांस्टेंट है आपके पास, तो k को एज इट इज ऐसे लिखते चलो, k आपके पास कांस्टेंट, यहाँ पे m की पावर क्या है x इनटू a की पावर कितनी है y। अगर मैं इनको डायमेंशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ, इन दोनों को किसके फॉर्म में लिखना चाहूँ, डायमेंशन, तो m आपके पास क्या था, मास, यानी m कैपिटल वाला डायमेंशन में, उसकी पावर x। एक्सक्लेरेशन क्या होता है भाई, LT-2, तो आप क्या लिखोगे, L की T-2 और इस पूरे की पावर y, यही होगा भाई, बिल्कुल। अब जब इस पूरे की पावर y है तो दोनों की पावर पास y जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, अगर इसको आप लिखना चाहो m1 l1 t की पावर -2, इधर क्या बन जाएगा k, देन m की पावर क्या हो जाएगी x, यहाँ पे क्या बन जाएगा l की पावर क्या हो जाएगी y, t की पावर क्या होगी -2y, है ना, दोनों के ऊपर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, क्या जब कंपेयर करेंगे तो m वाला m के इक्वल होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, तो m की पावर 1 इक्वल्स टू में क्या होगा, m की पावर x, बेस से में पावर हट जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। आगे देखो, l की पावर y किसके इक्वल होगा, l की पावर 1 के, यानी y की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। अगला देखो, t की पावर -2y, इधर क्या है आपके पास t की पावर -2, दोनों सेम होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, यानी -2y इक्वल्स टू में माइनस कर, -2 गया y की पावर 1, ठीक है। यानी आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखना, आपके पास इक्वेशन क्या था, इक्वेशन क्या था, f इज इक्वल टू k m की पावर x a की पावर y, तो f इज इक्वल टू k इंटू m की पावर x, x क्या है भाई आपके पास 1, तो लिख दो 1, y की पावर, y की वैल्यू कितने निकाली 1, भाई दोनों से 1 इसलिए निकाला है चेक करने के लिए, आपको पता चले कि हाँ भाई इससे दूसरा आ गया उससे दूसरा कैसे आ गया, तो दोनों मैंने आपको चेक कराया, आप इससे निकालो या इससे कोई एक सही करो, बट मैंने आपके लिए ये दोनों वैल्यू निकाल के देखा है, हाँ भाई दोनों से क्या आ रहा है, ठीक, तो 1 आ गया, तो f इज इक्वल टू क्या बन जाएगा KMA, और ये जो k होता है ना, एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू 1 होती है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि भाई इसकी वैल्यू जो होती है ना वो हमेशा नियरली 1 आ रही है, ठीक है। तो आप इस k की जगह अगर क्या पुट करते हो 1, इसलिए f इक्वल टू क्या होता है m। आपने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में कि फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वही फॉर्मूला बनाया है मैंने, मास इनटू एक्सेलरेशन, बट कंडीशन क्या है, मैंने किसका यूज किया है, डायमेंशनल एनालिसिस का, इसमें पूरा मैंने डायमेंशनल एनालिसिस लगाया है, देन मैंने ये फॉर्मूला, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ ये चीज एंड देन यहाँ पे आके खत्म, ठीक है। तो ऐसे और भी फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे जिसमें आपको और समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ये चीज कर कैसे रहे हैं, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा समझ में आया कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन में और आएगा, ठीक है, नया टॉपिक है आपके लिए, बट हाँ आगे और समझ में आएगा। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसे आप उतार लेना, ठीक है। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक बार इस पे फोकस करते हैं, ठीक, क्या कह रहा है, द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जो टाइम पीरियड टी है सिंपल पेंडुलम का, वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, मास पे और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। मैंने क्या कहा, जो भी चीज है उसको पहले प्रोपोर्शनल लिखो, ठीक है भाई। टाइम पीरियड टी किसके प्रोपोर्शनल है, पहला क्या कह रहा है, लेंथ यानी एल, उसकी पावर सबसे पहले क्या लगाते हैं एक्स, ठीक है भाई, पहला आ गया। आगे वापस टी किसके प्रोपोर्शनल है, मास के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, उसकी पावर वाई, ठीक है। फिर वापस प्रोपोर्शनल है किसके प्रोपोर्शनल, ग्रेविटी, यूनिवर्सल ड्यू टू ग्रेविटी, यानी क्या हो जाएगा जेड, ठीक है। अब तीन चीज के प्रोपोर्शनल है, मैं इसको कंबाइन लिख सकता हूँ कि टी किसके प्रोपोर्शनल है, एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई और जी की पावर जेड। यहां तक आया समझ में, ठीक है भाई, यहां तक तो बेसिक समझ ही रहे। फिर आपको ये भी समझ में आया कि भाई मेरे
प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, इक्वल लगाऊंगा तो एक कांस्टेंट लिखते हैं जिसको क्या बोलना है के। फिर ये वैल्यू एज इट इज क्या आपके पास एल की पावर एक्स, एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई और जी की पावर। फिर टाइम पीरियड यानी टाइम है, टाइम का आपके पास डायमेंशन पता है क्या होता है टी। तो एम जीरो होगा, एल भी जीरो होगा और टी की पावर कितनी होगी, बस यही तो पता होगा ना भाई, एम और एल तो जीरो ही होगा। और मैंने क्या कहा था इस फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा यूज आ जाए, और भी बहुत जगह यूज आता है, इसलिए थोड़ा इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म रखते हैं। हाँ भाई इसी फॉर्म में यूज करना है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन में या फिर ज्यादातर जो भी वैल्यू होती है उसमें ये तीनों ज्यादातर आते हैं, इसलिए इनको रखा गया, ठीक। इधर देखो कि तो कांस्टेंट है एज इट इज रखो। लेंथ यानी एल, लेंथ को भाई किस में मेजर करते हैं, मीटर में, मीटर का डायमेंशन एल, ठीक है। इसकी पावर क्या है एक्स। अगला मास यानी केजी, इसका डायमेंशन क्या होता है एम और इसकी पावर वाई। यूनिवर्सल रिलेटिव ग्रेविटी क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड क्या होता है भाई एल टी माइनस टू और उसकी पावर जेड। अब ध्यान से देखना ये जो जेड है वो इन दोनों के पास जाएगा, एल के पास भी जाएगा और टी के पास भी जाएगा। कहने का मतलब ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये तो एज इट इज रहेगा m0 l0 t1। इधर ध्यान से देखो k भी एज इट इज, l की पावर x हो जाएगी, m की पावर y हो जाएगी, ये क्या बन जाएगी m की पावर y, और इधर क्या बन जाएगा l की पावर z और t की पावर -2z। अब आप अगर यहां ध्यान से देखो तो एक यहां भी l है और एक यहां भी, तो बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा इधर वाला तो सेम रखो m0 l0 t1 इक्वल टू के ब्रैकेट l की पावर x l की पावर z, ये z है 2 नहीं है सॉरी z, और ये 2z मल्टीप्लाई, तो l की पावर क्या बन जाएगी x प्लस z, ठीक है। m की पावर y है तो m की पावर y, ठीक है। t की पावर -2z तो t की पावर -2, ये हमने लिख दिया। ये एक बड़ी सी चीज हमने बना दी। अब इसके बाद कंपेयर करते हैं, कंपेयर में हम क्या कहते हैं भाई कि m वाला m के साथ, l वाला l के साथ, t वाला t के साथ, ठीक है। तो इसके साथ हम सेम चीज रिपीट करेंगे दूसरे पेज पे, ध्यान से देखना। पहले इसको करते हैं m की पावर y, m की पावर 0, तो क्या बन जाएगा m की पावर y इक्वल्स टू m की पावर 0, यानी y इक्वल्स टू में 0, भाई y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगला अगला हम करते हैं ये z वाला, यानी t की पावर -2z और t की पावर 1, यानी क्या बन जाएगा ये क्या आपके पास t की पावर -2z इज इक्वल टू t की पावर 1, यानी -2z इक्वल्स टू में 1, यानी z इक्वल्स टू -1/2। भाई मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, साइन माइनस नीचे नहीं लगेगा, कहां लगा दिया ऊपर, ठीक है। दो चीज निकाल लिया आपने, तीसरी चीज थर्ड आ जाओ। थर्ड क्या आपके पास ध्यान से देखो, ये l वाला, तो l की पावर क्या है x प्लस जेड, और यहाँ पे l की पावर क्या है 0, तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे भाई सिंपल l की पावर x प्लस जेड इक्वल्स टू में l की पावर 0, यही पार्ट बनेगा, ठीक है। बेस सेम है पावर सेम, यानी x प्लस जेड इक्वल्स टू में 0। भाई z आपने क्या लिखा है -1/2 इक्वल टू में, माइनस से पूरा प्लस में आ गया, x के लिए क्या होगी 1/2। भाई आपने x y z तीनों पावर निकाल ली, ठीक है, पूरा पार्ट खत्म हो गया यहाँ पे। अब आ जाओ वापस वहीं पे जहां से हमने स्टार्ट किया था। कहां से स्टार्ट किया था भाई कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या लिखा है हमने, टाइम पीरियड, एक सेकेंड सॉरी, इक्वेशन कहां गया, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू क्या है कि L की पावर x, M की पावर y और G की पावर z, तो क्या लिखोगे यहाँ पे टाइम पीरियड कि देन क्या है आपके पास L की पावर x, L की पावर x, M की पावर y और Z की पावर, ठीक है, यही था आपके पास। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, t इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है ऐसे ही रखो, L की पावर x, x के लिए क्या है 1/2,
यानी एल की पावर क्या होगी 1/2 इंटू में एम की पावर वाई, वाई की वैल्यू क्या आई है 0। यानी क्या यहाँ पे m का कुछ भी वैल्यू होगा, बिल्कुल भी नहीं, 0 का मतलब 1 हो गया, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी हटा देंगे। g की पावर z, g की पावर z यानी -1/2, -1/2। ठीक है भाई, अब बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो t इज इक्वल टू k इंटू एल की पावर 1/2, माइनस है यानी नीचे चला जाएगा, यानी g की पावर 1/2 है ना भाई, और क्या हो जाएगी 1/2। भाई m0 का मतलब 1 होता है, किसी भी और 0 यानी 1, 1 तो हटा दिया, मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू रहेगी, तो 1 को हमने हटा दिया। अब ये क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू के इंटू एल अपॉन में g का अंडर रूट होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, तो पूरे के ऊपर रूट लगा दिया हमने। अब यहाँ पे k आते हैं, k के पास एक्सपेरिमेंटली जो k होता है ना, वो होता है 2 पाई। एक्सपेरिमेंट में, जब एक्सपेरिमेंट में देखा जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है, तो हमेशा के यहाँ पे इस वाले कंडीशन में कितना आता है 2 पाई। इस वजह से यहाँ पे क्या फॉर्मूला क्या बनता है टाइम पीरियड का, 2 पाई अंडर रूट L/में G। ये बना दिया हमने फॉर्मूला। शायद आपको ये क्वेश्चन देख के थोड़ा थोड़ा समझ में ऐसे नॉलेज टाइप का आ रहा होगा, हाँ भाई हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है, कुछ तो आ रहा है, थोड़ा बहुत तो माइंड में आ रहा है कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, थोड़ी बहुत तो आ रही है, हाँ यूज क्यों कर रहे हैं, आ रहा है, यूज करने आ रहा है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिसमें थोड़ा सा आपका माइंड और डेवलप हो, थोड़ा सा आपको और समझ में, हाँ ये चीज चल रही है, क्यों चल रही है, कैसे, ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा बेसिक बात। तो ये आप एक बार उतार लो एंड देन आगे चलते हैं। आगे थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, क्या कह रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a particle of mass m moving in a circle of radius r with velocity v depends upon mass m, velocity v and r radius. Find an expression for F. F के लिए बताना है, सिंपल सा भाई। F जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके भाई, पहला किस पे डिपेंड कर रहा है, मास यानी m की पावर x, दूसरा वेलोसिटी यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर y, ठीक है, तीसरा रेडियस यानी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर z। इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई क्वेश्चन देखते ही किस पे डिपेंड कर रहा है, तीन चीजें मैं लिखूंगा, ठीक है। आगे क्या करूंगा, तीनों के सेम है तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा के m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। हाँ भाई इतना आ गया समझ में। आगे क्या करना है भाई, प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाओगे कांस्टेंट लगाओगे, यानी f इज इक्वल टू के m की पावर x, b की पावर y और r की पावर z। फिर आप क्या करते हो भाई, जो इधर होगा उसका डायमेंशन लिखो, फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए m1 L1 t की पावर -2। फिर k एज इट इज रखोगे, मास, ये m क्या था आपके पास, डिपेंड्स अपॉन m यानी मास, मास का क्या होता है m, उसकी पावर x, वेलोसिटी क्या होता है LT-1 और उसकी पावर y, रेडियस यानी लेंथ यानी पावर क्या होगी 1, ठीक है। अब इसको फाइनल करके लिखते हैं एकदम बढ़िया से, क्या बन जाएगा m1 L1 t की पावर -2 इज इक्वल टू k इंटू, भाई m और कहीं नहीं है बस यही है, तो यानी m की पावर क्या होगी x, यहाँ पे देखो l की पावर क्या होगी, ओपन करेंगे तो l की पावर y और t की पावर -y, यहाँ पे l की पावर कितनी होगी z, भाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ ना तो z ही तो रहेगा। अब आप क्या करोगे, सिंपल ध्यान से देखना, ये तो एज इट इज m1 L1 t की पावर -2, इधर आ जाओ, k एज इट इज, m एज इट इज, l के साथ गेम होगा मेरे भाई, बेस से में पावर ऐड यानी क्या बन जाएगा l फाइनल यूनिट क्या होगा y प्लस z, ठीक है। t का फाइनल यूनिट क्या रहेगा माइनस का y, t में कोई चेंज नहीं, इतना लिख लिया, इतना आया समझ में, इतना तो बेसिक बेसिक, हाँ भाई यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक तो आ रहा है। फिर क्या करना है मेरे भाई, फिर जो जिसके बेस से सेम है उसको कंपेयर कर दो, पहले m वाला करते हैं m की पावर x, m की पावर 1, तो पहला ये जाओ क्या है आपके पास
m की पावर x इज इक्वल टू m की पावर 1, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1। भाई पहला निकाल लिया। दूसरा आते हैं, l वाले निकालते हैं, पहले t वाले निकालते हैं, एक ही पावर है ना, पहले t वाले निकालते हैं। क्या है, t की पावर माइनस वाई, t की पावर माइनस टू, क्या बनेगा, t की पावर माइनस वाई, t की पावर माइनस टू, यानी माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 2, यानी y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 2। दो निकाल लिए मेरे भाई, ठीक है। तीसरा आ जाओ, तीसरा क्या है, l की पावर y प्लस जेड, और l की पावर कितनी है 1, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, l की पावर y प्लस जेड और l की पावर कितनी है 1, यानी y प्लस जेड इक्वल्स टू 1। भाई आपने क्या निकाला है, y कितना निकाला है 2, रख दो यहाँ पे, 2 प्लस जेड इक्वल्स टू में 1, z इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, z इज इक्वल्स टू में माइनस का 1। ठीक है, अब आ जाओ स्टार्टिंग में, जहां पे स्टार्टिंग था। स्टार्टिंग कहाँ था मेरे भाई, यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पार्ट स्टार्टिंग है। क्या आपके पास, f इज इक्वल टू, के m की पावर x, v की पावर y, r की पावर। ठीक है, वैल्यू पुट करना है, स्टार्ट करो। f इज इक्वल टू के, एज इट इज रहेगा, m x, x क्या है भाई आपके पास, x कितना है 1, यानी 1। v कितना है, v कितना है, v की पावर y, y कितनी है 2। ठीक है, r की पावर z, z कितना है -1, यानी z की पावर, सॉरी r की पावर -1, यानी f इज इक्वल टू के m v स्क्वायर अपॉन में r, है ना भाई, पावर माइनस है तो नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली k इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए फाइनल आंसर क्या होगा, f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में r। ये बन गया आपके पास इक्वेशन। तो हमने क्या किया, स्टेटमेंट पढ़ा, किस पे डिपेंड कर रहा था वो पढ़ा, और हमने एक फाइनल आंसर बना लिया। आप यहाँ के की वैल्यू पुट भी ना करो ना, जब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में दिया होता है वैसे कि हाँ के की वैल्यू कांस्टेंट जो होगा वो इतना है, तो आप इस वैल्यू को पुट करो। नहीं पता तो अभी मैंने आपको बताया वो वैल्यू, कुछ कुछ तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने में आपको याद हो जाएगा। नहीं हो रहा बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन में आपको दिया होता है ज्यादातर। ठीक, तो इस क्वेश्चन से थोड़ा बहुत और आइडिया होगा, यानी माइंड में थोड़ी सी और डेवलपमेंट आ रही है, है ना, बहुत सारी चीजें आ रही है समझ में, हाँ हाँ कर सकता हूँ, थोड़ा कर सकता हूँ, बहुत सारा कर सकता हूँ अब तो। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। जैसे ये है आपके पास क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एनर्जी E of a particle of mass m executing simple harmonic motion with amplitude A, angular frequency omega, depends upon m, a and w. Find expression for E. E के लिए एक्सप्रेशन बताना है, E के लिए भाई E किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला आपके पास क्या है, मास, यानी m की पावर x, एम्पलीट्यूड a, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर y, एंड ओमेगा, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, ठीक है, फाइनल क्या लिखोगे, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, a की पावर y, ओमेगा की पावर z। देन आप क्या करोगे, E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पुट करोगे, m की पावर x, a की पावर y एंड w की, ओमेगा की पावर z। ठीक है, ओमेगा की पावर क्या होगी z। अब मेन है एनर्जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे एनर्जी का डायमेंशन बताओ, एनर्जी का क्या बताओ डायमेंशन, तो आप कहोगे भाई एनर्जी क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है m1 l1 t की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, लेंथ है यानी l, तो l1 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 दोनों क्या हो गया l2। ठीक है, तो एनर्जी की अगर मैं फाइनल पूछूं तो एनर्जी क्या होता है मेरे भाई, m1 l2 t -2। ठीक है, इक्वल्स टू k इंटू m, m आपके पास क्या होता है भाई, मास। यहाँ पे उस क्वेश्चन में बोला है डिपेंड्स अपॉन m यानी मास,
मास को m से डिनोट करते हैं, उसकी पावर x। एम्पलीट्यूड एक तरीके का लेंथ होता है, यानी l की पावर। अब ओमेगा जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी आ रही है। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ रही है, यानी क्या होगी? lt माइनस वन। वेलोसिटी के तो आपको पता है, वेलोसिटी क्या होता है? lt माइनस वन, और उसकी पावर क्या है? z। तो उसकी पावर क्या लिख दोगे? z। ठीक है, अब फाइनल एक बार और लिखते हैं, क्या बन जाएगा? m1 l2 t माइनस टू, यहाँ पे k इंटू m की पावर x। भाई डिपेंड्स अपॉन जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी w था ना, और ये क्या था? मास, यानी m की पावर x। l की पावर क्या हो जाएगी? y। यहाँ पे l की पावर कितनी होगी? z। t की पावर क्या होगी? माइनस z। ये माइनस z मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या बन जाएगा? माइनस z। ये z है, z टू मत समझना, z है, ये आपके पास z है। ठीक है, अभी क्या बन जाएगा फाइनल? फाइनल पूछूं तो क्या होगा? m1 l2 t की पावर माइनस। ठीक है, यहाँ पे k इंटू m कोई दूसरा नहीं है, तो m जैसा है वैसा। y देखो, सॉरी, l की पावर y, l की पावर z, यानी l की पावर क्या होगी? y प्लस z। t की पावर क्या होगी भाई? माइनस z। कोई चेंज नहीं होगा। अब फिर इसके बाद क्या करते थे मेरे भाई? जो जिसके सेम है उसके सेम करते रहो, करते रहो, करते रहो। यानी पहले क्या करेंगे? m वाला उठाते हैं, m की पावर वन, m की पावर x, यानी क्या बन जाएगा? m की पावर वन इज इक्वल टू m की पावर x, यानी x की वैल्यू कितनी होगी? वन। पहला निकाल लिया आपने। ठीक है, दूसरा आते हैं। दूसरा क्या है आपके पास? ये नहीं निकालते, इसमें दो पावर है, ये एक पावर वाला पहले निकालते हैं। t की पावर माइनस जेड, टी की पावर माइनस टू, क्या बन जाएगा भाई? ध्यान से, टी की पावर माइनस जेड, टी की पावर माइनस टू, यानी माइनस जेड इक्वल टू में माइनस टू, इससे ये गया जेड इक्वल टू में जेड भी आ गया। थर्ड, तीसरा क्या है? एल की पावर वाई प्लस जेड, एल की पावर टू, तो ये क्या बन जाएगा? एल की पावर वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एल की पावर टू। बेस से में कैंसिल आउट हो गया, यानी वाई प्लस जेड इक्वल टू में। भाई आपने z कितना निकाल रखा है? टू, तो यहाँ पे z की जगह क्या पुट कर दोगे? टू, यानी y प्लस टू इक्वल टू में टू, यानी y की वैल्यू टू माइनस टू, यानी y आपके पास कितना हो गया? जीरो। y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? जीरो। अब इसको हम कहां पे पुट करते हैं भाई? इसको कहां पे पुट करते हैं? इस वाले इक्वेशन में। इस वाले इक्वेशन में ये क्या आपके पास एनर्जी की इक्वेशन हमने क्या लिखी थी? E इज इक्वल टू के m की पावर x, a की पावर y और ओमेगा की पावर z। तो यहाँ पे क्या बनेगा? E इज इक्वल टू के m की पावर x कितना निकाला है भाई? वन। a कितना निकाला है? a की पावर y कितना निकाला है? जीरो, यानी एम्पलीट्यूड कितना होगा? जीरो, सॉरी जीरो। ओमेगा की पावर z, ओमेगा की पावर z, z कितना निकाला है भाई? z कितना है? टू। तो क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू के m अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, m अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, और एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू होती है वन बाई टू। इसकी वैल्यू क्या होती है? वन बाई टू। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ m, हाफ m अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास बन गई फाइनल। ठीक है, हाफ m अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। अब ऐसे आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने आपको लगभग लगभग ऐसे से क्वेश्चन बता दिए, कुछ क्वेश्चन करा दिए, जिससे आपको बहुत सारे माइंड में आइडियाज आ गए। हाँ, इसको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ये रहा क्वेश्चन। फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, एनर्जी की बतानी है। यानी एनर्जी जो है वो इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, इस पे और इस पे। आपको इसका इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको प्रैक्टिस करें एंड देन कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखें। अगर नहीं आ रहा है वो भी जरूर लिखें, मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना के पोस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे।